हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्वांटम क्लासेस। इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 11 ग्रेविटेशन का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 1 to 5 का सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो क्लास 11 फिजिक्स, IIT JEE, नीट एंड अदर +2 लेवल इंट्रेंसेस के लिए हेल्पफुल होगा। प्रॉब्लम 1, two spherical balls of mass 10 kg each are placed 10 cm apart. Find the gravitational force of attraction between two. दो स्फेरिकल बॉल्स हैं जिनमें प्रत्येक का मास 10 kg है एंड दोनों बॉल्स को 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा जाता है। दोनों बॉल्स के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा उसे कैलकुलेट करना है। सपोज किया जाए 2 बॉल्स हैं, एक बॉल ए है, सेकेंड बॉल बी है। इसका मास m1 = 10 kg, m2 = 10 kg, दैट इज m1 = m2 = m = 10 kg। सेपरेशन बोथ बॉल्स के बीच में 10 cm, r = 10 cm। बोथ बॉल्स एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स वो इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। नाउ यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी हैव magnitude of gravitational force of attraction F = capital G into m1 m2 by r square. Here m1 and m2 both are same, that is m into m. Say m1 = m2 = m = 10 kg. So it is capital G into m upon r square, that is capital G m square upon r square. कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो इट इज 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11 एंड m इज 10 kg का स्क्वायर, 10 kg × 10 kg, दैट इज 10 kg का स्क्वायर हो गया, 10 स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस इज r = बोथ बॉल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर है। मीटर में कन्वर्ट करें तो 10/100 मीटर, दैट इज 1/10 मीटर, दैट इज 0.1 मीटर। सो r स्क्वायर इज 0.1 का स्क्वायर, दैट इज 0.1 × 0.1, दैट इज 1 × 10⁻⁻2 मीटर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻2। -2 से डिनोमिनेटर में -2 से न्यूमरेटर का -11 पावर का -2 पावर न्यूट्रलाइज होकर के -9 बचेगा। सो वी हैव F is the magnitude of gravitational force of attraction between two spherical balls. So F = 6.67 multiplied by 10⁻⁻9 multiplied by 10 square, that is 100. So 10⁻⁻9 multiplied by 10 square is 10⁻�7. So gravitational force, magnitude of gravitational force of attraction between two spherical balls is F = 6.67 × 10⁻⁻7 10⁻⁻7 न्यूटन। आंसर। तो दोनों स्फेरिकल बॉल्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षण बल का मान कैपिटल F = 6.67 × 10⁻⁻7 न्यूटन होगा। नाउ प्रॉब्लम 2, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। 4 particles having masses small m, 2m, 3m and 4m are placed at the 4 corners of a square of edge small a. Find the gravitational force acting on a particle of mass small m placed at the center, say O. Suppose center of the square is O, where a small m mass is placed. तो इस स्क्वायर के जिसका इस साइड
ए है, उसका वैल्यू स्मॉल ए है, उसके 4 कॉर्नर्स पर सपोज किया जाए कॉर्नर ए पर मास स्मॉल एम है, बी पर दूसरा कॉर्नर बी है सपोज किया जाए जिस पर प्रॉब्लम में मास 2m है, थर्ड कॉर्नर से सी पर मास है गिवन 3m एंड फोर्थ कॉर्नर कैपिटल डी उस पर मास कितना है 4m का मास है। 4 पार्टिकल्स हैं जो कि एक स्क्वायर जिसका साइड ए है उसके 4 कॉर्नर्स पर सिचुएटेड हैं। तो इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर जो पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस स्मॉल m, 2m, 3m एंड 4m है, तो उसके कारण इस स्क्वायर के सेंटर O पर सपोज किया जाए सेंटर O है तो वहां पर स्मॉल m मास रखा जाए तो उस पर कितना नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको कैलकुलेट करना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। वी नो द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ a square is √2a if each side of the square is small a। तो हम लेंथ ऑफ डायगोनल स्क्वायर का जानते हैं √2a हो जाएगा बोथ डायगोनल्स का AC एंड BD का लेंथ। अब डिस्टेंस ईच कॉर्नर से स्क्वायर के ईच कॉर्नर से डिस्टेंस सेंटर का a√2/2 दैट इज a/√2 हो जाएगा। तो A से O का डिस्टेंस भी A कॉर्नर सपोज किया जाए फर्स्ट कॉर्नर A है जिस पर मास स्मॉल m है तो वहां से सेंटर का डिस्टेंस a/√2, फिर B कॉर्नर से फिर सेंटर B कॉर्नर जहां स्क्वायर का B कॉर्नर जहां मास 2m है इस कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस स्क्वायर का सेंटर का डिस्टेंस या भी लेंथ ऑफ द डायगोनल BD का हाफ हो जाएगा दैट इज a√2/2 दैट इज a/√2। फिर C से O का डिस्टेंस C कॉर्नर पर सपोज किया जाए स्क्वायर का C कॉर्नर है जिसका नाम C दिया गया उस पर 3m मास अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम रखा गया है। तो C कॉर्नर से भी सेंटर स्क्वायर का सेंटर जहां स्मॉल m मास है उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा a/√2 डायगोनल AC का हाफ एंड लास्ट में कॉर्नर D स्क्वायर का जहां मास 4m है उस मास से उस कॉर्नर से कॉर्नर D जहां मास स्मॉल m है पार्टिकल रखा गया है कॉर्नर D पर जिसका मास 4m है तो उससे उस मास से सेंटर O का डिस्टेंस जहां पर मास स्मॉल m है उसका डिस्टेंस भी जो BD डायगोनल है उसका हाफ हो जाएगा दैट इज a/√2 सॉरी a/√2 होगा मतलब a√2/2 दैट इज a/√2। तो यह डिस्टेंस भी a/√2 होगा। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज कर स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर जो मासेस हैं स्मॉल m, 2m, 3m एंड 4m उसके कारण इच मास के कारण स्क्वायर के सेंटर O पर स्मॉल m का मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स हम कैलकुलेट कर पाएंगे। नाउ यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी हैव force acting on mass small m placed at the center O of the square due to mass small m placed at corner A of the square is FOA और F1 सपोज किया जाए इसे FOA। O पर मास O सेंटर है सपोज किया गया है स्क्वायर का वहां मास स्मॉल m है तो उस पर स्क्वायर का कॉर्नर A पर फर्स्ट कॉर्नर A पर मास स्मॉल m है तो उसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स उसको हम लिख सकते हैं FOA और F1 इक्वल्स टू कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाई कॉर्नर ए पर मास स्मॉल m है सेंटर O पर भी मास स्मॉल m है तो G स्मॉल m इंटू स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस AO स्क्वायर AO मतलब a/√2 कॉर्नर A से सेंटर का डिस्टेंस स्क्वायर का कॉर्नर O से कॉर्नर A से O का डिस्टेंस a/√2 B कॉर्नर से भी O का डिस्टेंस a/√2 C कॉर्नर से भी O का डिस्टेंस a/2 एंड D कॉर्नर से O का डिस्टेंस a/√2 मीटर। सो कैपिटल G FOA और F1 इक्वल्स टू कैपिटल G स्मॉल m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई AO स्क्वायर दैट इज a/√2 का स्क्वायर a/√2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा दैट इज 2G कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है m इंटू m स्मॉल m
स्मॉल m इंटू स्मॉल m दैट इज m स्क्वायर स्मॉल m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 2 न्यूमरेटर में चला आएगा. सपोज इट इज इक्वेशन 1. नाउ magnitude of force of gravitation acting on mass small m at the center of the square due to mass 2m placed at the second corner, say capital B of the square, and direction of gravitational force will be along O to B, and direction of gravitational force of FOA or F1 is along O to A. So we have FOB और F2 स्क्वायर के सेंटर पर O पर मास स्मॉल m पर, सेकेंड कॉर्नर B पर जो 2m मास है उसके कारण जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा जिसका डायरेक्शन पॉइंट B की तरफ होगा, मतलब कॉर्नर B की तरफ होगा, 2m मास की ओर होगा. तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाई 2m. बी कॉर्नर पर स्क्वायर का बी कॉर्नर पर मास 2m है, मल्टीप्लाइड बाई सेंटर पर मास स्मॉल m है, अपॉन डिस्टेंस BO स्क्वायर इज ऑल्सो a बाई रूट टू का स्क्वायर, दैट इज रूट 2 का स्क्वायर 2, ऊपर जाके न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2m इंटू m दैट इज 2m स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 4m स्क्वायर. सो कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाई 4gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. डायरेक्शन होगा इसका along OB, कॉर्नर B की ओर होगा डायरेक्शन along OB. फर्स्ट केस में ए कॉर्नर पर मास स्मॉल m के कारण जो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा था सेंटर स्क्वायर के सेंटर पर स्मॉल m मास पर, उसका डायरेक्शन O से A के along होगा, along OA. F1 का डायरेक्शन along OA. Now gravitational force acting on mass small m placed at the center of the square due to mass 3m placed at third corner C of the square is. स्क्वायर के थर्ड कॉर्नर C पर मास 3m है, उसके कारण स्क्वायर के सेंटर O पर मास स्मॉल m पर जो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेगा उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन भी होगा C के अलॉन्ग होगा O टू C. तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा FOC और F3 इक्वल्स टू कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाई 3m. कॉर्नर C पर 3m मास है, सेंटर पर स्मॉल m मास है, तो 3m इंटू m डिवाइडेड बाई CO स्क्वायर. तो कॉर्नर C से O का डिस्टेंस अगेन a बाई रूट 2, सो इट इज a बाई रूट 2 का स्क्वायर, एंड रूट 2 स्क्वायर इज 2, न्यूमरेटर में जाकर के 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3m न्यूमरेटर में इंटू m दैट इज 3m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई G मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 3 इंटू 2 6m स्क्वायर, 6gm स्क्वायर. इट इज 6gm square upon a square, and suppose it is equation number 3, and direction of FOC or F3 is along O to C, that is along direction of force F3 is along O to C. Now in last we have magnitude of gravitational force of attraction acting on mass small m placed at the center of the square O due to mass 4m placed at the fourth corner of the square is given by FOD or F4 equals to capital G multiplied by 4m multiplied by m upon distance BO square which is a by रूट 2 का स्क्वायर. तो अब लास्ट में स्क्वायर के फोर्थ कॉर्नर सपोज किया जाए, कॉर्नर का नाम D दिया गया है इस डायग्राम में, तो D कॉर्नर पर 4m मास रखा गया है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम. तो उस मास के कारण स्क्वायर के सेंटर पर जो स्मॉल m मास है उस पर ग्रेविटेशन फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्ट करेगा, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं FOD और F4 से, जिसका वैल्यू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम ऑब्टेन कर सकते हैं. FOD एंड FOD और F4 इक्वल्स टू कैपिटल G
multiplied by 4m multiplied by a small m upon distance do square, which is a upon root 2 का square equals to capital G multiplied by 4m into 4m into m, that is 4m square, divided by a square by 2, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा एंड 2 जाकर के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 4m स्क्वायर इज 8m स्क्वायर, सो इट इज 8 मल्टीप्लाइड बाई g m स्क्वायर g स्मॉल m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 4 एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स F4D और F4 इज अलोंग O2D along OD. अब इस डायग्राम में देखा जा सकता है कि फोर्स FOA और F1 एंड फोर्स FOC और F3 एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन C कॉर्नर पर 3m मास है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वह C की ओर होगा. तो इसलिए क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, A कॉर्नर पर मास स्मॉल m है एंड डायगोनली अपोजिट कॉर्नर C पर मास 3m है, इसके कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स स्क्वायर के सेंटर पर जो मास स्मॉल m है उस पर एक्ट कर रहा है, तो उन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है. लेकिन इसलिए जो टोटल फोर्स होगा बोथ मासेस के कारण उस वह दोनों का डिफरेंस होगा. लेकिन डिफरेंस लेने के समय हमें यह ध्यान देना होगा कि जो हेवियर मास है उसके कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा सेंटर पर स्मॉल m मास पर, तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो उसमें से घटाना होगा. ए कॉर्नर पर जो स्मॉल मास ए कॉर्नर पर स्क्वायर के ए कॉर्नर पर मास स्मॉल m है, उसके कारण सेंटर ओ पर मास स्मॉल m और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F1, तो F3 में से F1 को घटाना होगा, FOC में से FO1 को घटाना होगा या F3 में से FO को घटाना होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मालूम हो जाएगा. एंड फिर स्क्वायर का कॉर्नर B पर 2m मास है एंड डायगोनली अपोजिट कॉर्नर D पर 4m मास है. तो इसके कारण जो फोर्सेस हैं F2 एंड F4 और FOB एंड FOD का जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है. यह दोनों जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वह भी दोनों का डिफरेंस होगा. लेकिन 4m मास चूंकि हेवियर मास है, इसलिए इसके कारण जो सेंटर पर फोर्स काम करेगा सेंटर पर स्मॉल m मास पर, उस फोर्स में से 2m मास के कारण B कॉर्नर पर 2m मास के कारण जो सेंटर पर मास स्मॉल m है उस पर फोर्स काम करेगा F2. तो F2 को घटाना होगा F4 से और FOD को घटाना होगा FOB से. तो देयरफॉर जो रिजल्टेंट होगा F1 एंड F3 का, उसका भी डायरेक्शन किधर होगा, C के अलोंग होगा, मतलब A to C होगा. एंड फिर FBD का जो रिजल्टेंट होगा मतलब कि FOB एंड FOD का जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन भी किधर होगा, B से D के अलोंग होगा, क्योंकि 4m मास जो है हेवियर मास है. तो दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3. सो रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3 इज रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3, दैट इज ए कॉर्नर पर जो मास है स्मॉल m, इसके कारण जो फोर्स काम किया है सेंटर पर मास स्मॉल m पर F1 है. C कॉर्नर पर 3m मास है, उसके कारण जो फोर्स काम किया है सेंटर पर जो मास है उसको हमने सपोज किया है F3 और FOC. तो F3 में से घटाना होगा F4, तो वह रिजल्टेंट मालूम हो जाएगा FA एंड C के, माने ए कॉर्नर और C कॉर्नर पर जो मासेस है उसके कारण. सो F13 say it as F13 equals to F3 minus F1 equals to F3 is given 6 gm square upon a square minus F1 is given in equation 1 2 gm square upon a square, and it is 6 minus 2, that is 4 gm square upon a square. Suppose it is equation number 5 and direction of F13 is along AC, A to C. C मास की तरफ, C कॉर्नर पर जो मास है थर्ड कॉर्नर पर 3m मास हेवियर मास है, उसकी तरफ ये रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा along AC, A to C. And resultant of force F2
and force F4 is F24 equals to F4 जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड अधिक है क्योंकि डी कॉर्नर पर मास 4m मास रखा गया है उसके कारण। तो F24 इक्वल्स टू F4 माइनस F2 इक्वल्स टू F4 इज ऑल्सो गिवन। F4 इज 8 gm² by a square, 8 gm² upon a square minus F2 is in equation to 4 gm² upon a square, 4 gm² upon a square, and difference is again 8 minus 4, that is 4 gm² upon a square. Suppose it is equation 6. Now resultant of both these two forces, that is F13 and F4 will be along along the upward direction, that is say along point Q, OQ डायरेक्शन में होगा। अब दोनों स्क्वायर में चूंकि किसी स्क्वायर के डायगोनल्स के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, इसलिए दोनों फोर्सेस के बीच में मतलब F13 और F24 के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है F13 स्क्वायर प्लस F24 स्क्वायर प्लस 2F13 मल्टीप्लाइड बाई F24 इंटू कॉस 90, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F13 and F24 is given by F, say it is capital F equals to root under F13 square plus F24 square plus 2F13 multiplied by F24 into cos theta cos 90, that is cos 90 degree. Cos 90 is equal to 0. Using the formula, this formula is from the law of vector addition, parallelogram law of vector addition. To get the magnitude of resultant of two vectors. Now we have resultant force F equals to F13 is 4 gm square upon a square the whole square plus F24 is again 4 gm square by a square. F24 is 4 gm square upon a square, so it is 4 gm square upon a square the whole square plus अब चूंकि cos 90 है थर्ड टर्म में cos 90 इक्वल टू 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, थर्ड टर्म 0 हो जाएगा। नाउ इट इज 4 gm स्क्वायर प्लस 4 gm स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 gm स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 4 gm स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर को कॉमन करेंगे स्क्वायर रूट के बाहर, तो ये हो जाएगा 4 gm स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अंदर में ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1, सो इट इज 4 gm स्क्वायर upon a square under bracket 1 plus 1. 1 plus 1 is 2, that is root 2. So resultant force is that is the gravitational force, magnitude of gravitational force is capital F equals to 4 root 2 root 1 plus 1 that is root 2, so 4 root 2 gm square upon a square. Answer: direction of this force is along OQ, that is in the vertical upward direction, along OQ. तो यह किसी स्क्वायर जिसके 4 कॉर्नर्स पर स्मॉल m, 2m, 3m एंड 4 मासेस रखे जाते हैं, उसके कारण
उस स्क्वायर के सेंटर पर जो स्मॉल m मास रखा गया है उस पर रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स का वैल्यू F इक्वल टू 4√2 GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। Problem 3. Three equal masses small m are placed at the three corners of an equilateral triangle of side small a. Find the force exerted by this system on another particle of mass small m placed at part A, the middle point of a side, and part B at the center or centroid of the equilateral triangle. थ्री इक्वल मासेस है, प्रत्येक का मास स्मॉल m है, जिसे किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड स्मॉल a है उसके थ्री कॉर्नर्स से A, B एंड C पर रखा जाता है। थ्री मासेस किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड स्मॉल a है उसके थ्री कॉर्नर्स से A, B एंड C पर रखे जाते हैं। तो इस सिस्टम के कारण पार्ट ए में, इस प्रॉब्लम का पार्ट ए में इस सिस्टम के कारण, दैट इज ऑल थ्री मासेस के कारण, जिसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के थ्री कॉर्नर्स पर रखे जाते हैं, तो उसके कारण यह तीनों मासेस मिलकर के एक सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो इसके कारण पार्ट ए में किसी एक साइड के सेंटर, सपोज किया जाए साइड BC का सेंटर D पर स्मॉल m मास रखा जाता है, तो उस स्मॉल m मास पर इस सिस्टम के कारण, थ्री मासेस के कारण कितना रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा, इसे कैलकुलेट करना है। जबकि पार्ट बी में इस ट्रायंगल के, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पर और सेंट्रॉइड पर, से सेंट्रॉइड O है, तो वहां पर स्मॉल m मास रखा जाता है, तो उस पर कितना इस सिस्टम के कारण, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के थ्री कॉर्नर्स पर थ्री मासेस, इसका थ्री इक्वल मासेस, इसका वैल्यू स्मॉल m है, तो उसके कारण मतलब इस सिस्टम के कारण पार्ट बी में इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पर रखे जाने वाले मास स्मॉल m पर कितना रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, उसे कैलकुलेट करना है, जिसे फिगर 2 में रिप्रेजेंट किया गया है। एंड फर्स्ट सिचुएशन को, पार्ट ए का सिचुएशन को फिगर 1 में रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ वी नो दैट लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल से AD is root under 3/2a. This length AD is that is length of median is length of a median is root under 3/2 into a, that is root under 3/2 into side. So using Newton's law of gravitation, we have to find the magnitude of gravitational force acting on a particle of mass small m placed at the midpoint of a side, say side BC of the equilateral triangle ABC. So solution of part A is gravitational force acting on mass small m placed at the midpoint D of side BC due to mass small m placed at the corner A of the equilateral triangle is given by FDA or F1. It is F1 and direction of this force is along D to A, along the vertex A of the triangle. तो ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉर्नर A पर मास स्मॉल m के कारण उस कॉर्नर के जस्ट अपोजिट साइड BC का मिड पॉइंट D पर रखे गए मास स्मॉल m पर ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? कैपिटल G स्मॉल m, एक कॉर्नर पर मास स्मॉल m है, एंड सेंटर D पर, साइड BC के सेंटर D पर, हमने साइड BC को चूज किया है जिसका मिड पॉइंट D है, वहां पर स्मॉल m मास रखा गया है, वहां पर ही मास स्मॉल m है, तो कैपिटल G स्मॉल m into स्मॉल m अपॉन AD स्क्वायर, एंड लेंथ ऑफ मीडियम इज लेंथ of a median of an equilateral triangle is root under 3/2a. So we know that length of the median AD equals to root under 3/2 multiplied by side of the triangle is small a. So FDA or F1
इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर ए पर स्मॉल एम मास के कारण साइड बीसी के सेंटर डी पर रखे गए मास स्मॉल एम पर ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ डी ए और F1 इक्वल्स टू कैपिटल जी स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एम अपॉन ए डी स्क्वायर दैट इज रूट अंडर 3 बाई 2a स्मॉल ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इज 4, न्यूमरेटर में 2 स्क्वायर है 4 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर तो 4 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 इंटू जी कैपिटल जी स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम दैट इज जी एम स्क्वायर दैट इज 4 जी कैपिटल जी स्मॉल एम स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर. Suppose it is equation number 1 and direction of this force F1 or FDA is along D to A, along the vertex A or along the mass small m kept at the vertex A of the equilateral triangle. So direction of this force is along D to A. Now force acting on mass small m kept at the midpoint D of side BC due to mass small m kept at the second corner say capital B of the equilateral triangle is given by it is FDB or F2 equals to capital G a small m multiplied by a small m upon BD square upon BD square. BD is A by 2 square. A by 2 square that is 2 square is 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा 4 multiplied by G कैपिटल G small m square upon A square. Suppose it is equation number 2 and direction of this force is along D to B along the vertex B of the equilateral triangle where a small m mass is situated. Along direction of this force is along D to B and gravitational force acting on mass small m placed at the center D of the side BC of the equilateral triangle due to mass small m at the third corner or third vertex of the equilateral triangle, say that vertex is C, is capital G a small m multiplied by a small m upon CD square which is A by 2 square. So लास्ट में इक्विलेटरल ट्रायंगल का थर्ड कॉर्नर सी पर रखा गया मास स्मॉल एम के कारण साइड बीसी के मिड पॉइंट डी पर रखा गया मास स्मॉल एम पर क्रियाशील एक्ट करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड जिसका डायरेक्शन सी की तरफ होगा, कॉर्नर सी की तरफ होगा, सी पर रखे गए मास एम की तरफ होगा अलोंग डी सी दैट इज फ्रॉम डी टू सी. उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा एफ डी सी और F3 इक्वल्स टू कैपिटल जी मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन सी डी स्क्वायर. सी डी डिस्टेंस कितना है A बाई 2 हो जाएगा क्योंकि बीसी साइड का लेंथ कितना है, इस साइड का लेंथ इक्विलेटरल ट्रायंगल का स्मॉल एम है और जो मीडियम है वह क्या है परपेंडिकुलर बिसेक्टर के रूप में है यहाँ पर बीसी साइड के लिए, इसलिए यह बीसी साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा दैट इज A बाई 2 एंड A बाई 2 दैट इज B to D डिस्टेंस BD is A बाई 2 एंड CD is also A बाई 2. So it is A बाई 2 square equals to again it is 4 GM square upon A square. Suppose it is equation 3 but direction of this force is opposite to that of FDB or F2. That is direction of F3 or FDC is opposite to that of FDB or F2. So the direction of this force is along D to C. वर्टेक्स C की ओर होगा जहाँ पर मास स्मॉल m सिचुएटेड है. Both it is clear that force F2 and F3 both are equal in magnitude and oppositely directed, so they will cancel each other. So F2 and F3 will cancel each other. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है अपोजिट है. Therefore F2 इक्वल टू F3, F2 इक्वल टू माइनस F3. डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है इक्वल है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे. Therefore
only force the only force that will experienced by mass small m kept at the center D of side BC is gravitational force due to mass small m kept at the vertex A of the equilateral triangle. इसलिए केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर ए पर रखा गया मास स्मॉल एम के कारण ही उसका अपोजिट साइड बीसी के मिड पॉइंट डी पर रखा गया मास स्मॉल एम पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, केवल उसी के कारण। बाकी बी कॉर्नर पर रखे गए मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सी कॉर्नर पर रखा गया मास स्मॉल एम के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा सेंटर डी पर रखे गए साइड बीसी के सेंटर डी पर रखे गए मास स्मॉल एम पर, वो एक दूसरे को बैलेंस कैंसिल कर देगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। सो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन mass small m placed at side D, placed at the midpoint D of side BC due to mass small m kept at the vertex A of the equilateral triangle is, तो कॉर्नर ए पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर ए पर रखा गया मास m के कारण ही केवल नेट फोर्स एक्ट करेगा BC साइड के कॉर्नर ए के अपोजिट साइड BC का सेंटर D पर रखे गए मास m पर। Therefore the resultant force F is equal to F1 equals to 4 by 3 G capital G small m square upon 3a square. Capital G is gravitational constant and small a is the side of the equilateral triangle. And the direction of this force will be along D to A. वर्टेक्स ए की ओर होगा, ए पर जो मास रखा गया है स्मॉल एम उसकी ओर होगा। The direction of this resultant force will along D to A, that is along the mass small m kept at the vertex A of the equilateral triangle, that is along DA. Answer. So resultant force acting on mass small m placed at the midpoint say D of a side BC of the equilateral triangle is F equals to F1 equals to 4 by 3 कैपिटल जी स्मॉल m स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर। केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर ए और वर्टेक्स ए पर रखे गए मास स्मॉल m के कारण ही नेट फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड BC के सेंटर D पर रखे गए मास स्मॉल m पर। अब प्रॉब्लम 3 के पार्ट बी का सॉल्यूशन, जिसमें कि a system of three masses kept at three corners of an equilateral triangle के कारण उसके सेंटर पर, ट्रायंगल के सेंटर से ओ पर स्मॉल एम मास पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा उसे कैलकुलेट करना है। तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस AO, बी कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस BO एंड सी कॉर्नर से ट्रायंगल के सेंटर का डिस्टेंस CO, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होगा एंड यह डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी मीडियम का लेंथ का हाफ होगा। दैट इज वी हैव AO इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स और कॉर्नर ए से सेंटर ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर का डिस्टेंस AO इक्वल्स टू BO और फिर बी कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस O BO एंड इन लास्ट ट्रायंगल का सेंटर थर्ड कॉर्नर C, ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल का थर्ड कॉर्नर C से ट्रायंगल के सेंटर और सेंट्रॉइड का डिस्टेंस CO, यह भी इक्वल होगा इक्वल्स टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ए मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मीडियन का लेंथ कितना होता है, अभी पार्ट ए में हम लोगों ने देखा, मीडियन का लेंथ AD इक्वल टू √3/2 है। तो कॉर्नर ए से किसी ट्रायंगल के किसी कॉर्नर A, B और C से सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, मीडियन, ईच मीडियन का लेंथ का हाफ हो जाएगा, दैट इज √3/2a अपॉन 2, दैट इज √3/4a। So this distance is √3/4 into side length of side A. Now
gravitational force, since length of AO, BO and CO is same, that is root 3 by 4 into A. Therefore, magnitude of gravitational force acting on mass small m kept at the center O of the triangle, equilateral triangle, due to each masses a small m and a small m placed at the three corners of the equilateral triangle will also be same. तो इसलिए चूंकि यह लेंथ AO डिस्टेंस BO डिस्टेंस माने इक्विलेटरल ट्रायंगल के थ्री कॉर्नर्स से इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर और सेंट्रॉइड का डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए थ्री कॉर्नर्स पर रखे गए स्मॉल एम मास एंड मासेस भी इक्वल है, तो उसके कारण सेंटर पर जो मास रखा गया है स्मॉल एम ट्रायंगल के, तो इच मास के कारण, इच वर्टेक्स पर जो मास स्मॉल एम है उसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा. देयरफॉर F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F3. एक कॉर्नर पर जो मास है उसके कारण ऊपर जो फोर्स काम करेगा उसे हम FOA और F1 से डिनोट कर सकते हैं. फिर बी कॉर्नर पर मास स्मॉल एम के कारण सेंटर ओ पर जो मास है स्मॉल एम, उस पर जो फोर्स होगा FOB और F2 से डिनोट कर सकते हैं. एंड सी कॉर्नर पर जो मास स्मॉल एम है उसके कारण सेंटर ओ पर जो मास स्मॉल एम है उस पर जो फोर्स है उसको FOC और F3 से डिनोट कर सकते हैं. तो F1 बराबर F2 बराबर F3 से F. So F1 equals to F2 equals to F3 से F, एंड यह हो जाएगा यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कैपिटल G स्मॉल m इंटू स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस AO स्क्वायर और BO स्क्वायर और CO स्क्वायर इज रूट अंडर 3/4 इंटू A डिवाइडेड बाई कैपिटल G स्मॉल m इंटू स्मॉल m अपॉन रूट अंडर 3 अपॉन 4 स्मॉल a का होल स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर इज 16, तो 16 न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए देयरफॉर इट इज 16 कैपिटल G m स्मॉल m इंटू स्मॉल m स्क्वायर अपॉन रूट 3 स्क्वायर, दैट इज 3, रूट 3 स्क्वायर इज 3 एंड a स्क्वायर, सो 3a स्क्वायर. सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1 इन दिस केस. Now we have to find the resultant of F2 and F3, and this resultant will be along opposite to OA, that is, say it is along OD. This is the center of the side BC of the equilateral triangle. So the resultant force of F2 and F3. F2 means gravitational force acting on mass small m placed at the center of the triangle due to mass small m kept at second corner B of the triangle, equilateral triangle, and F3 force acting on mass small m at the center of the equilateral triangle due to mass small m kept at the third corner C of the equilateral triangle. क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है, मतलब F2 का एंड F3 का जो डायरेक्शन है वह कॉर्नर B एंड कॉर्नर C की ओर है, देयरफॉर रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगा दोनों फोर्स का, क्योंकि फोर्सेस तो इक्वल है, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 से इट इज F, तो F एंड F का रिजल्टेंट जो होगा वह होगा किसके अलोंग, ये मीडियन का जो लेंथ है मतलब OD के अलोंग होगा या AD के अलोंग होगा, दैट इज OD के अलोंग होगा. ये रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगा वह O से D की ओर होगा. So resultant force F2 and F3 का F23 equals to, again using the formula of vector addition, F23 equals to root under F2 square plus F3 square upon plus 2 F2 into F3 into cos. अब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, F2 and F3 के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में 120 डिग्री. F2 एंड F3 जो कि F के इक्वल है उसका एंगल कितना हो जाएगा, उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री. इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो देयरफॉर F23 दैट इज रिजल्टेंट ऑफ F2 फोर्सेस F2 एंड F3, F23 इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 120. So F2 is F square plus F3 is also equal to F square
F का वैल्यू हमने ऑब्टेन किया है 16 GM स्क्वायर कैपिटल G स्मॉल m स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर. So F स्क्वायर F2 स्क्वायर that is F स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर F स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 into F3 that is F into F multiplied by cos 120 degree. Cos 120 degree is minus half, so it is root under F square plus F square, and cos 120 is equal to minus half, so it is minus half टू माइनस हाफ का जो डिनोमिनेटर में 2 है वह न्यूमरेटर में 2 से कैंसिल हो जाएगा. सो इट इज माइनस F इंटू एफ दैट इज F स्क्वायर. cos 120 डिग्री माइनस हाफ, आगे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड 2 आगे में है मल्टीप्लाई, तो उससे -1/2 का 2 जो है डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में जो थर्ड टर्म में 2 से, तो केवल हमारा बचेगा F इंटू एफ दैट इज माइनस F स्क्वायर. माइनस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर विल कैंसिल आउट, देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स F23 का जो रिजल्टेंट होगा F2 एंड F3 फोर्स का वह F आ गया. F का मतलब है 16 G कैपिटल G स्मॉल m स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर हो गया. सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 2 इन दिस केस. नाउ फोर्स F1 whose magnitude is also equal to F is acting along OA which is opposite to that of the resultant of F2 and F3 that is F23. F23 का डायरेक्शन इधर है नीचे की ओर OD के लॉन्ग, जो कि OA के जस्ट अपोजिट है. देयरफॉर एंड OA के लॉन्ग जो फोर्स है इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉर्नर ए पर मास स्मॉल m के कारण उसका डायरेक्शन O से A की तरफ, मतलब वर्टेक्स A की ओर है, कॉर्नर A की तरफ है, तो उसका मैग्नीट्यूड F1 है. F1 का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है 16 GM स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर, एंड F23 मतलब F2 फोर्सेस F2 एंड F3 का रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन OD के लॉन्ग है जो कि F1 के जस्ट अपोजिट है, उसका भी मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट किया कितना F23 इक्वल टू F16 GM स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर. देयरफॉर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास स्मॉल m kept at the center O of the equilateral triangle is therefore net or resultant force, gravitational force acting on mass small m at the center or centroid O of the system of placed at the center O of the triangle, of the equilateral triangle due to system of 3 masses placed at 3 corners of the equilateral triangle, due to the system of masses, that is 3 masses, a small m and a small m kept at 3 corners of the equilateral triangle is equal to F1, that is F1 minus F23. F1 minus F23. Magnitude of F1 is also F minus F23 is also F. दोनों का वैल्यू 16 GM स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर. So F minus F that is 16 GM स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर minus 16 GM स्क्वायर by 3a स्क्वायर, that is 0. Therefore net force acting on the particle of mass small m placed at the center of the equilateral triangle due to system of 3 masses kept at the 3 corners of the equilateral triangle is 0. इसलिए that is ट्रायंगल के सेंटर पर O पर रखा गया मास स्मॉल m पर, इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पर रखे गए आइडेंटिकल मासेस स्मॉल m एंड स्मॉल m, दैट इज सिस्टम ऑफ मासेस के कारण नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा. प्रॉब्लम 4. 3 uniform spheres each having a mass capital M and radius small a are kept in such a way that each sphere touches the other two. Find the magnitude of the gravitational force on any of the spheres due to the other two. 3 यूनिफॉर्म स्फेयर्स हैं जिनमें ईच का मास, प्रत्येक का मास कैपिटल M है एंड रेडियस स्मॉल a है. ये तीनों स्फेयर्स इस ढंग से रखे जाते हैं
कि प्रत्येक स्फीयर, ईच स्फीयर बचे हुए 2 स्फीयर्स को टच करता है। तो किसी एक स्फीयर पर रिमेनिंग 2 स्फीयर्स के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा उसे कैलकुलेट करना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। सपोज 3 यूनिफॉर्म स्फीयर्स आर कैपिटल A, कैपिटल B and कैपिटल C, each having mass capital M and radius small a। ये तीनों स्फीयर्स इस ढंग से एक दूसरे के टच में हैं, जिससे कि प्रत्येक स्फीयर रिमेनिंग 2 स्फीयर्स B and C के टच में, जिसे इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। तो किसी एक स्फीयर, सपोज किया जाए A पर, रिमेनिंग 2 स्फीयर्स B and C, जो कि जिसके टच में स्फीयर A है, तो इस स्फीयर A पर रिमेनिंग 2 स्फीयर्स B and C के कारण कितना नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा, इसे कैलकुलेट करना है। masses of each of the spheres will be supposed to lie at their centers और सेंटर ऑफ मास। प्रत्येक स्फीयर के मास को उसके सेंटर ऑफ मास पर सिचुएटेड सपोज करना होगा। एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 स्फीयर्स, any of 2 spheres, that is distance between a sphere A and a sphere B and a sphere A and a sphere C, will be distances between their centers। A स्फीयर पर B स्फीयर के कारण जो फोर्स एक्ट करेगा, सपोज करेंगे F2, एंड C स्फीयर के कारण स्फीयर A पर, पहले स्फीयर पर जो फोर्स काम करेगा उसको F3 सपोज करेंगे। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वह स्फीयर A एंड स्फीयर B के सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा, एंड फिर स्फीयर A एंड स्फीयर C के बीच का डिस्टेंस होगा। स्फीयर्स के केस में एनी 2 स्फीयर्स के केस में उनके बीच का डिस्टेंस, बोथ स्फीयर्स के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस, बोथ स्फीयर्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है, सपोज किया जाता है। नाउ यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स acting on a sphere, say a sphere A, due to second sphere B is F2 or FAB equals to capital G capital M multiplied by capital M। both spheres A and B का जो मास है वह इस केस में इक्वल है, कैपिटल M, एंड डिस्टेंस इज A, रेडियस A है स्फीयर A का, एंड B का भी A है, तो A प्लस A दैट इज 2A। दोनों के सेंटर्स के बीच, बोथ स्फीयर्स A एंड B के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2A हो जाएगा। सो इट इज 2A स्क्वायर, दैट इज कैपिटल G M स्क्वायर अपॉन 4A स्क्वायर। सपोज इट इज इक्वेशन 1, एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विल along the center O2, say O2 of a sphere B, that is along O1 to O2, along O1 O2। क्योंकि स्फीयर A पर फोर्स एक्ट करेगा सेकेंड स्फीयर B के कारण, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्शन जो होगा स्फीयर B की ओर होगा, मतलब स्फीयर B के सेंटर की ओर होगा। तो डायरेक्शन होगा अलोंग फर्स्ट स्फीयर A के सेंटर से सेकेंड स्फीयर के सेंटर की ओर, अलोंग O1 O2। नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन स्फीयर A ड्यू टू थर्ड स्फीयर C। किसी एक स्फीयर पर बचे हुए 2 स्फीयर्स के कारण टोटल ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सेकेंड स्फीयर B के कारण फर्स्ट स्फीयर A पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसको हमने ऑब्टेन किया, कैपिटल G M स्क्वायर अपॉन 4A स्क्वायर। अब थर्ड स्फीयर C के कारण फर्स्ट उसी स्फीयर पर A स्फीयर पर ही जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा उसका डायरेक्शन फर्स्ट स्फीयर के A के सेंटर O1 से थर्ड स्फीयर के सेंटर O3 की ओर होगा, मतलब C स्फीयर की ओर होगा ग्रेविटेशन फोर्स का डायरेक्शन। सो F3 इक्वल्स टू ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन स्फीयर A ड्यू टू स्फीयर थर्ड स्फीयर C FAC और F3। So F3 equals to capital G capital M into capital M upon distance is again distance between the center of 2 spheres A and C is also O1 O3 is also A plus A,
that is 2a. Each sphere का radius small a है, that is capital G capital M square upon 4a square. Suppose it is equation 2 and it is along direction of this force is along O1 O3, that is along the center of a sphere C from the center of a sphere A, O1 O3. Now direction of this force is along O1 O3. Therefore resultant of these two forces F2 and F3, that is F23 will be given by the law of vector addition, using parallelogram law of vector addition, that is along vertically downward. So resultant of these two forces, resultant force of these two forces F23 equals to root under F2 square plus F3 square, F2 square plus F3 square plus 2 F1 F2 into cos theta. Theta angle, theta is angle between two angle between these two sides O1 O2 and O1 O3. If we join the centers of second sphere B, that is O2, and third sphere C, that is center O3, दोनों स्पेयर्स के सेंटर्स O2 एंड O3 को ज्वाइन कर दें तो यह डिस्टेंस भी, इसका डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, a प्लस a दैट इज 2a हो जाएगा. इस प्रकार एक इक्विलेटरल ट्रायंगल O1 O2 O3 का फॉर्मेशन होगा. एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल के का जो सिंस इक्विलेटरल ट्रायंगल का इच साइड इक्वल लेंथ का होता है तो यहाँ पर O1 O2 का भी लेंथ a प्लस a 2a होगा, O2 A3 का भी लेंथ a प्लस a 2a होगा, O1 O3 का भी लेंथ a प्लस a 2a होगा. इस प्रकार इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया. और इक्विलेटरल ट्रायंगल में टू साइड्स के बीच का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री. देयरफॉर O1 O2 साइड एंड O1 O3 साइड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री. O1 O2 के लॉन्ग जो है फोर्स F2 एक्ट कर रहा है एंड O1 O3 के लॉन्ग फोर्स F3 एक्ट कर रहा है. मतलब स्फीयर C के कारण स्फीयर A पर फोर्स F3 है, स्फीयर B के कारण स्फीयर A पर फोर्स F2 है. देयरफॉर एंगल बिटवीन these two forces F2 and F3 is it is 60 degree. F2 is given by gm square by 4a square, capital G capital M square by 4a square, plus F3 is again capital G capital M square by 4a square, 4a square plus 2 multiplied by capital G capital M square upon 4a square multiplied by capital G capital M square upon 4a square multiplied by cos 60 degree. cos 60 is equal to 1 by 2. 1 by 2 से ये 2 थर्ड टर्म के पहले जो 2 है वह कैंसिल हो जाएगा. सो इट इज अगेन gm स्क्वायर F2 स्क्वायर दैट इज gm स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर दैट इज F3 gm स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू gm स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इंटू gm स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर. F2 एंड F3 का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है, तो यह दोनों सेम टर्म है. मल्टीप्लाई करने पर gm स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, gm स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड cos 60 हाफ से 2 जो टर्म है उसके थर्ड टर्म में जो टर्म 2 मल्टीप्लाइड हुआ कैंसिल हो जाएगा. तो वी विल लेफ्ट विथ रूट अंडर कैपिटल gm स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म में भी वही है कैपिटल G कैपिटल M स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस थर्ड टर्म में भी वही होगा प्लस कैपिटल G कैपिटल M स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर. अगर हम कैपिटल G कैपिटल M स्क्वायर बाई 4a का होल स्क्वायर को कैंसिल को कॉमन कर लेते हैं स्क्वायर रूट से बाहर, तो स्क्वायर रूट के बाहर gm स्क्वायर बाई 4a आएगा क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा. सो वी विल लेफ्ट विथ वी हैव कैपिटल G कैपिटल M स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन होकर के आ गया बाहर. अंदर में अंडर ब्रैकेट सॉरी अंडर स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट दैट इज इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1. क्योंकि इस टर्म में gm स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर था उसको उसे कॉमन करके बाहर किया गया, तो gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आ गया एंड स्क्वायर रूट के अंदर अंडर स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 तीनों टर्म के जगह पर 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस 1 इज रूट 3. सो इट इज एंड डिनोमिनेटर इज डिनोमिनेटर में 4 है तो 4a स्क्वायर
So term is capital G m square by 4a square under bracket under square root 1 plus 1 plus 1, that is root 3. So it is root 3 multiplied by capital G capital M square upon 4a square, and this is the resultant force or net force acting on a sphere, say a sphere A, due to remaining two spheres B and C. So this is the result. F23 equals to root under 3 multiplied by gm square upon 4a square. This is the answer of this problem. Problem 5. Four particles of equal masses capital M move along a circle of radius capital R under the action of their mutual gravitational attraction force. Find the speed of each particle. फोर पार्टिकल्स हैं जिनमें प्रत्येक का ईच का मास कैपिटल एम है, एंड दो फोर पार्टिकल्स मूव करते हैं एक सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर जिसका रेडियस कैपिटल आर है. फोर पार्टिकल्स को इस सर्किल के आर रेडियस के सर्किल के फोर डिफरेंट पोजीशंस पर इस डायग्राम में, इस फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है. ऑल फोर पार्टिकल्स एक दूसरे के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स के प्रभाव में सर्किल पर मूव करते हैं. तो इस पार्टिकल का स्पीड कैलकुलेट करना है. सपोज किया जाए कि पार्टिकल ए जो कि सर्किल के बॉटम पर है, इसका स्पीड भी है. इस स्पीड भी को हम कैलकुलेट करेंगे. उसी ढंग से बी पार्टिकल यूनिफॉर्म, चूंकि इस पार्टिकल का सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर यूनिफॉर्म मोशन है, इसलिए फोर पार्टिकल्स का स्पीड भी सेम होगा. अब पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह डिस्टेंस ज्योमेट्री से, पाइथागोरस थ्योरम से रूट अंडर 2r होगा, क्योंकि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर plus BO square. AO and BO are the AO, BO, CO and DO are the radius of the circle. So this distance AB equals to root under 2r. AB square equals to OA square plus OB square, that is root under r square plus r square, that is 2r square, that is r root 2. And distance between the particle at point A and the particle at point D of the circle is AD is also equal to root under 2r using Pythagoras theorem. So this distance is also root under 2r. Now suppose the force acting on the particle of mass capital M situated at the bottom of the circle by other three particles situated at points B, C and D of the circle. तो ये तीनों थ्री पार्टिकल्स जो बी सी एंड डी पर सिचुएटेड हैं, वह जो बॉटम सर्किल के बॉटम ए पर, बॉटम दैट इज पॉइंट ए पर जो मास सिचुएटेड है पार्टिकल जिसका मास कैपिटल एम है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अटैक करेगा, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा. तो हम इन तीनों ग्रेविटेशनल फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स पार्टिकल पॉइंट ए पर जो पार्टिकल है कैपिटल एम, उस पर कैलकुलेट हो जाएगा. सो वी हैव सिंस वी हैव AB इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू रूट 2r और r रूट 2. Therefore force acting on the particle of mass capital M situated at point A, that is bottom of the circle A, due to the particle of mass capital M lies at point B of the circle is given by FAB, that is
F2. FAB equals to, we say it, F2 equals to, using Newton's law of gravitation, capital G capital M into capital M upon distance AB square, which is R root 2 square, that is capital G capital M square upon root 2 square is 2R square. Suppose it is equation 1, and direction of this force will be along A to B. B पॉइंट पर जो पार्टिकल है जिसका मास कैपिटल M है उसकी अलोंग होगा इस फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स का डायरेक्शन, जो कि B पर पार्टिकल M के कारण M का ग्रेविटेशन फोर्स का प्रभाव पार्टिकल A पर जो बॉटम में है सर्किल का, सपोज किया जाए बॉटम पर जो पार्टिकल है उसका स्पीड हम कैलकुलेट कर लेते हैं। किसी एक पार्टिकल का स्पीड कैलकुलेट करना है और इस पार्टिकल का स्पीड सेम होगा, तो किसी एक पार्टिकल को चूज करते हैं, वह पार्टिकल है सर्किल के बॉटम ए पर पार्टिकल जिसका मास कैपिटल M है। अब इस पार्टिकल पर बॉटम वाले पार्टिकल, सर्किल के बॉटम वाला पार्टिकल, बॉटम दैट इज पॉइंट ए पर जो पार्टिकल है जिसका मास कैपिटल M है, उस पर रिमेनिंग 3 पार्टिकल्स B, C एंड D, जो कि सर्किल के सर्कमफ्रेंस के अदर 3 पॉइंट्स पर सिचुएटेड है, उसके कारण फोर्स बॉटम वाले पार्टिकल पर हम मालूम कर लेते हैं। तो उसमें एक पार्टिकल B पर जिसका मास कैपिटल M है, उसके कारण बॉटम सर्किल के बॉटम दैट इज पॉइंट ए पर जो पार्टिकल है मास कैपिटल M, उस पर फोर्स का हम वर्क किया FAB इक्वल्स टू, उसे हमने सपोज F2 कर लिया सेकेंड पार्टिकल के द्वारा फर्स्ट पार्टिकल पर, दैट इज F2 इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू कैपिटल M अपॉन R root 2, AB distance R root 2 square, that is M square by 2R square. Now force acting on the particle lies at point A due to the particle at point C, that is top of the circle, also of mass capital M, is that is FAC और F3 थर्ड पार्टिकल के द्वारा फर्स्ट पार्टिकल पर फोर्स है F3 इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू कैपिटल M अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AC डिस्टेंस इज रेडियस इज A2 डिस्टेंस AO प्लस CO, दैट इज R प्लस R, दैट इज 2R, पूरा डायमीटर हो जाएगा सर्किल का, 2R का स्क्वायर हो गया, 2R स्क्वायर दैट इज कैपिटल G कैपिटल M स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर, सपोज इक्वेशन नंबर 2। एंड इसका जो डायरेक्शन होगा, इस फोर्स का डायरेक्शन भी होगा किधर, A से C के अलोंग होगा, A से C के अलोंग डायरेक्शन होगा, और AC के अलोंग ही इस पार्टिकल पर सेंटीमीटर फोर्स भी एक्ट करेगा, इसी दैट इज रेडियस के अलोंग और डायमीटर AC के अलोंग। सो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग AC, along AC or along AO, along the, that is towards the center of the circle along the radius. F2 का डायरेक्शन किधर था, FAB का A से B के along. Now force acting on this particle lies at the bottom A of the circle due to the particle, due to the force particle at lies at point D of the circle. अब सर्किल के D पॉइंट पर जो फोर्स पार्टिकल है जिसका मास कैपिटल M है, उसके कारण फर्स्ट पार्टिकल जो कि सर्किल के बॉटम पर सिचुएटेड है, हमने सपोज किया है, उस पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, उसका डायरेक्शन जो है D की ओर होगा, मतलब D पॉइंट पर जो पार्टिकल है उसकी ओर होगा। तो अलोंग AD इसका डायरेक्शन होगा इस ग्रेविटेशन फोर्स का। सो F फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल सिचुएटेड एट पॉइंट A due to the particle at point D, that is FAD equals to F4 equals to कैपिटल G कैपिटल M इंटू कैपिटल M, दोनों मास, इच मास कैपिटल M है, A पर जो मास है उसका भी कैपिटल M मास है पार्टिकल का, एंड D पर जो पार्टिकल है उसका मास भी कैपिटल M है, अपॉन डिस्टेंस इज √2R, AD डिस्टेंस इज √2R, √2R स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल G M इंटू M कैपिटल M स्क्वायर अपॉन √2 स्क्वायर इज 2R स्क्वायर, सपोज इट इज इक्वेशन 3। एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, A टू D के अलोंग होगा, D पार्टिकल D पॉइंट की ओर होगा, मतलब D पॉइंट पर पार्टिकल कैपिटल M है उसकी ओर होगा, वह अपना ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेगा बॉटम, सर्किल के बॉटम में जो पार्टिकल है A पॉइंट पर, उस पर, उसका भी मास कैपिटल M है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग AD, अलोंग A टू D, along AD. Now total force, net force acting on this particle, that is particle lies at the bottom of the circle due to the remaining 3 particles
is is equal to resultant of F2 and F2. This force is F2 and this force is F3. F4 resultant of F2 and F4 plus F3, because F3 is also acting along the direction of resultant. F2 and F4 का जो रिजल्टेंट होगा F24 वह भी होगा किसके डायरेक्शन में, F3 के डायरेक्शन में होगा. F24 का जो डायरेक्शन होगा F2 एंड F4 का डायरेक्शन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से वह F3 के एलोंग ही होगा. मतलब सर्किल के टॉप पर जो पॉइंट सी है, जहाँ पार्टिकल कैपिटल एम सिचुएटेड है, उसके द्वारा जो अट्रैक्शन फोर्स बॉटम सर्किल के बॉटम दैट इज ए पर पार्टिकल जिसका मास कैपिटल एम है उस पर जो ग्रेविटेशन फोर्स सेट कर रहा है उसको हमने FAC को हमने F3 सपोज किया है. तो उसी डायरेक्शन में F2 एंड F4 का रिजल्टेंट होगा. F2 मीन्स सेकेंड पार्टिकल जो बी पर सिचुएटेड है, उसके कारण फर्स्ट पार्टिकल जो बॉटम में सिचुएटेड है सर्किल पर उस पर फोर्स, एंड F4 हो गया जो पार्टिकल दैट इज फोर्थ पार्टिकल जो कि सर्किल के डी पॉइंट पर सिचुएटेड है, जिसका मास कैपिटल एम है, वह अपना ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स जो फर्स्ट पार्टिकल है जिसे हमने बॉटम पर सपोर्ट किया है सर्किल के, उस पर एक्ट कर रहा है फोर्स, वह F4. F2 एंड F4 का डायरेक्शन भी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से F3 के लॉन्ग ही होगा. देयरफॉर नेट फोर्स जो होगा वह F3 प्लस रिजल्टेंट ऑफ F24. एंड जो एंगल होगा F2 एंड F4 के बीच में, वो एंगल कितना हो जाएगा 45. दिस एंगल OAD इज ए isosceles right angle triangle. So this angle at the center O is 90 degree and the remaining two angle is 45. So it is 45 degree and OAB is also a right angle isosceles triangle. So this angle is also 45 degree. So angle between forces F2 and F4 is 45 plus 45, that is 90 degree. So the resultant force acting on the particle of mass capital M lies at the bottom of the circle is. So net force F equals to F3 plus resultant of F2 and F4, that is F24. That is F3 is equals to capital G capital M square by 4R square. So it is capital G capital M square upon 4R square plus रिजल्टेंट ऑफ F24. अब F24 का रिजल्टेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज रूट अंडर F2 स्क्वायर प्लस F4 स्क्वायर प्लस 2F2 इंटू F4 इंटू कॉस 90. F2 एंड F4 के बीच का जो एंगल है वह 90 डिग्री होगा ज्योमेट्री से. सो 2F2 मल्टीप्लाइड बाई F4 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 90 डिग्री. कॉस 90 जीरो, इसलिए इसमें जो थर्ड टर्म होगा स्क्वायर रूट के अंदर वह जीरो हो जाएगा. देयरफॉर वी हैव नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल लाइक एट बॉटम ए ऑफ द सर्किल ऑफ मास कैपिटल एम इज F इक्वल टू F3 का वैल्यू रख दिया जाए कैपिटल G कैपिटल M स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर, कैपिटल G कैपिटल M स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल R स्क्वायर प्लस रूट अंडर F2 and F4 is GM square by 2R square. So it is capital GM square by 2R square का whole square plus capital G capital M square upon 2R square का whole square. That is we have capital G capital M square upon 4R square plus, अब इस स्क्वायर रूट के अंदर GM स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर का होल स्क्वायर बोथ टर्म्स में प्रेजेंट है, तो इसलिए इस टर्म को कॉमन कर लिया जाए. तो GM स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर होल स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो बाहर स्क्वायर रूट के बाहर कैपिटल G कैपिटल M स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर होगा. सो इट इज कैपिटल GM स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर F3 के जगह पर हमने रिप्लेस किया, प्लस स्क्वायर रूट के बाहर GM स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल R स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट के अंदर कॉमन लेने के बाद GM स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर का होल स्क्वायर को कॉमन करने के बाद नाउ इट इज
GM square plus 4R square plus GM square upon 2R square multiplied by root 2. 1 plus 1 is root 2. So अब उस टर्म में भी GM स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में भी GM स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर को हम कॉमन कर सकते हैं, जो कि बोथ टर्म्स में प्रेजेंट है. देयरफॉर वी हैव net force, total force acting on particle of mass capital M lies at the bottom A of the circle is F equals to capital G capital M square upon 4 capital R square plus capital G capital M square upon 2R square multiplied by root 2. अब बोथ टर्म्स में हम कैपिटल जी कैपिटल एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं. अंडर ब्रैकेट कैपिटल जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉमन हो गया, इट इज आउट ऑफ द ब्रैकेट. फर्स्ट टर्म में इनसाइड द ब्रैकेट 1/4 एंड सेकेंड टर्म में रूट अंडर टू बाई टू. और दिस फोर्स नेट फोर्स एफ इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 2 4 का एलसीएम 4 होगा, सो इट इज 4. 1 प्लस फर्स्ट टर्म में 1 होगा न्यूमरेटर में, एंड सेकेंड टर्म में 2 इंटू 2 या 4, सो 2 रूट 2. सेकेंड टर्म में न्यूमरेटर में 2 रूट 2. दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल. से द पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम लाइज एट द बॉटम ऑफ द सर्किल. बट दिस फोर्स विल प्रोवाइड दिस फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विल along the center of the circle, towards the center of the circle along the radius, and in this direction towards the center we know that centripetal force also act on a particle moving in a circle. This gravitational force, that is this resultant force, will provide centripetal force to move the particle on the circle. यही ग्रेविटेशन फोर्स पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जो कि खुद इटसेल्फ सेंटर की ओर एक्ट करता है, जिससे कि यह पार्टिकल सर्किल पर मूव करेगा. सो सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस फोर्स F इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r. फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M लाइज एट द बॉटम ऑफ द लाइज एट एनी इंस्टेंट एट द बॉटम ऑफ द सर्किल. सो F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन capital R is the radius of the circle equals to capital G capital M square upon R square under bracket 1 plus 2 root 2 upon 4. अब बोथ साइड से कैंसिल होगा. डिनोमिनेटर में R कैंसिल होगा, R स्क्वायर से कैंसिल होकर RHS में एक R होगा बचेगा डिनोमिनेटर में, एंड न्यूमरेटर में लेफ्ट साइड में m है, राइट हैंड साइड में m स्क्वायर है, तो एक पावर यहाँ भी RHS का कैंसिल होगा LHS के m के पावर से. सो वी विल लेफ्ट विथ v स्क्वायर. वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. सो द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज v स्क्वायर. नाउ वी विल लेफ्ट विथ v स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 4. देयरफॉर v द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल और स्पीड ऑफ the particle of mass capital M lies at the bottom of the circle, which is the particle under consideration. जिस पार्टिकल को हमने सपोज किया था, उस पार्टिकल पर रिमेनिंग अदर 3 पार्टिकल्स के कारण फोर्स एक्ट किया, जिसके कारण जो स्पीड है पार्टिकल का वह v इक्वल टू रूट अंडर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 4. This is the speed of each particle. रिमेनिंग 3 पार्टिकल्स का भी इतना ही स्पीड होगा. यहाँ तो बॉटम में जो पार्टिकल है एक पॉइंट पर उसका स्पीड भी है, तो रिमेनिंग 3 पार्टिकल्स का भी इतना ही स्पीड होगा. सभी पार्टिकल का मास, ऑल 3 पार्टिकल्स का मास भी कैपिटल M ही है. सो स्पीड ऑफ इच वी कैन राइट द स्पीड ऑफ इच पार्टिकल कैपिटल V इक्वल्स टू रूट अंडर GM कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 4. That is, we can also write it as capital G capital M under bracket 1 plus 2 root 2 upon 4R.
एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस वीडियो में इतना ही। अब यह वीडियो पूरा होता है। नाउ दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर watching my YouTube channel Physics Quantum Classes.